आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। क्या कभी एक ख्याल आया है कि इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल किसी गणित के फॉर्मूले की तरह काम करती है? जी हाँ, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह, जहां बस सही शब्दों को सही जगह पर फिट करना होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस रोड मैप में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बेसिक्स, फिर नेगेटिव वाक्य बनाना, उसके बाद हाँ या ना वाले प्रश्न, फिर वायच वाले प्रश्न, और आखिर में करेंगे थोड़ी सी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। तो चलिए सबसे पहला पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बेसिक्स। अब किसी भी वाक्य को देखते ही कैसे पहचाना जाए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान बहुत ही आसान है। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हु आता है, तो समझ जाइए कि काम अभी चल रहा है, यानी प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। ये शब्द बिल्कुल एक जासूस के सुराग की तरह काम करते हैं। अब जैसे मैथ्स में वेरिएबल्स मैच करने होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहां भी कुछ गोल्डन रूल्स हैं। सब्जेक्ट को सही हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ना है। रूल बड़ा सिंपल है। अगर सब्जेक्ट आई यानी मैं है तो हमेशा एम लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन है, जैसे यू वी दे, तो आर का इस्तेमाल होगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही शी इट या किसी का नाम, तो बस इज लगा दीजिए। ये नियम ही हमारे इस पूरे टॉपिक की असली नींव है। अब जरा इस पॉजिटिव सेंटेंस वाले फॉर्मूले को देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, मैं रो रहा हूं। यहां कर्ता यानी सब्जेक्ट आई है। आई के साथ हमारा गोल्डन रूल कहता है कि एम लगेगा। रोने को वीप कहते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ने पर वो वीपिंग बन गया। तो हमारा फाइनल सेंटेंस क्या बना? आई एम वीपिंग। देखिए कैसे हर एक शब्द फॉर्मूले के सांचे में बिल्कुल फिट बैठ गया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य बनाना। पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों के फॉर्मूले में अंतर समझना लिटरली बहुत ही आसान है। इनमें क्या फर्क है? बस एक छोटे से शब्द का। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें अपने हेल्पिंग वर्ब्स यानी इज, एम या आर के ठीक बाद सिर्फ नॉट लगाना होता है। बाकी का पूरा फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही रहता है, कोई बदलाव नहीं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। एक नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए बस 4 आसान से कदम उठाने हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें। दूसरा, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम या आर लगाएं। तीसरा, इसके तुरंत बाद नॉट जोड़ दें। और चौथा स्टेप, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर लिख दें और आखिर में जो ऑब्जेक्ट बचे उसे लगा दें। है ना ये बिल्कुल लॉजिकल? आइए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वाक्य है, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो सब्जेक्ट है आई के साथ आएगा एम, फिर हमने लगाया नॉट। खाने की क्रिया है ईट, तो उसमें आईएनजी जोड़ा और वो बन गया ईटिंग, और अंत में ऑब्जेक्ट आ गया फूड। तो हमारा परफेक्ट इंग्लिश सेंटेंस बना, आई एम नॉट ईटिंग फूड। इससे साबित होता है कि ये नियम कितनी सटीकता से काम करते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, यस और नो क्वेश्चंस यानी हाँ या ना वाले प्रश्न। जरा इस सवाल पर गौर करते हैं, क्या वे खाना खा रहे हैं? अब सोचने वाली बात यह है कि एक नॉर्मल सेंटेंस को सवाल में बदलने के लिए हमारे इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में क्या बदलाव करना होगा? चलिए इसका सस्पेंस खोलते हैं। और ये रहा वो राज। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को हाँ या ना वाले सवाल में बदलने के लिए हमें बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह को आपस में स्वैप करना होता है। यानी वाक्य की शुरुआत अब इज, एम या आर से होगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बस इतना सा ही ट्विस्ट है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम या आर लगाएं, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट लिखें। अब एक जरूरी बात, अगर सवाल नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दें। इसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं और अंत में ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस को पूरा कर दें। चलिए अब रुक करते हैं चौथे भाग का, मास्टरिंग WH क्वेश्चंस। अब बात करते हैं उन सवालों की जिन्हें WH क्वेश्चंस कहा जाता है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते, इनमें पूरी जानकारी देनी पड़ती है। यहां गेम चेंजर बात यह है कि व्हाट, हु, वेयर, वाई और व्हेन जैसे प्रश्नवाचक शब्द एक नए ब्लॉक की तरह काम करते हैं।
ये WH शब्द हमारे पुराने हाँ या ना वाले फॉर्मूले के बिल्कुल शुरुआत में आकर जुड़ जाते हैं। और हाँ, अगर प्रश्न में नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर एकदम सेम रहता है। इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, वो क्यों रो रहा है। यहां सवाल पूछने वाला शब्द है क्यों, जिसके लिए हम why का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो सबसे पहले why, फिर हेल्पिंग वर्ब is, क्योंकि यहां सब्जेक्ट वो यानी ही है, उसके बाद सब्जेक्ट ही और आखिर में मेन वर्ब weep के साथ ing। तो हमारा एकदम सही अनुवाद हुआ, why is he weeping? और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। तो चलिए फाइनली इन फॉर्मूलों को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। अब सीखे गए इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके कुछ आम हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। ये बिल्कुल किसी मिसिंग पजल पीस को अपनी जगह पर बिठाने जैसा है। इन दो पॉजिटिव वाक्यों को देखते हैं। पहला है मैं गाना गा रहा हूं और दूसरा वे लोग सो रहे हैं। फॉर्मूला याद है ना? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ing। पहले वाक्य में मैं के लिए आए, फिर एम, गाने के लिए सिंगिंग और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। बन गया आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरे वाक्य में वे लोग के लिए दे, फिर आर और सोने के लिए स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग। देखा कितना सीधा और आसान है। अब इन हाँ ना वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। क्या राधा लिख रही है और क्या रमेश गांव नहीं जा रहा है? यहां नियम के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लाना है। राधा सिंगुलर है तो इज पहले आएगा। इज राधा राइटिंग? वहीं रमेश वाले वाक्य में नहीं भी जुड़ा है, तो फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले इज, फिर सब्जेक्ट रमेश, उसके बाद नॉट, फिर गोइंग और आखिर में टू द विलेज। सेंटेंस बना, इज रमेश नॉट गोइंग टू द विलेज? और अंत में थोड़े से ट्रिकी वाई वाले प्रश्न लेते हैं। वह क्यों हंस रही है और तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों के लिए वाई सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो पहले वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ वाई इज शी लाफिंग। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट तुम यानी यू है और वाक्य नेगेटिव भी है, तो फॉर्मूला बनेगा वाई प्लस आर प्लस यू प्लस नॉट प्लस गोइंग टू स्कूल। जवाब हुआ वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह से नियमों पर चलने से गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात सोचने वाली है। अगर इतने कॉम्प्लेक्स ग्रामर को मैथ्स की एक सिंपल सी इक्वेशन की तरह डिकोड किया जा सकता है, तो जरा सोचिए, सही फॉर्मूले और सही अप्रोच के साथ और कितने मुश्किल विषयों को चुटकियों में आसान बनाया जा सकता है। इस सवाल के साथ अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।